है हमने बेसिक जो है ये पढ़ा है कि ये एसेस को कन्वर्ट कैसे करना है जो है एक्सपेंस में। तो हमारे पास जो है एसेस को एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे। बाकी हम आगे जाके पूरा इससे एक चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। जी ठीक है, ठीक है। तो वो उसमें फिर बताएंगे कि हमारे पास इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जी ठीक है सर। आपको स्क्रीन मैंने शेयर की नजर आ रही है आपको? जी सर, आ यस रही है सर। नजर। तो अब जो है इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने कहा था कि हमने अकाउंटिंग साइकिल को लेकर चलना है। अकाउंटिंग साइकिल में जो पहली चीज हमने डिस्कस की वो थी कि हमारे पास सबसे जो पहले है वो हमारे पास है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको जर्नल जर्नल कहते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर जो है एक लिखता जाऊं ताकि हमारे पास स्टेप वाइज हम लेने फिर आगे देखेंगे जो स्टेप हमारे पास आगे रह गए हैं उनको हमने ये कैसे रिकॉर्ड करना है। पहले जो हमारे पास स्टेप है हमने कहा था कि हमने पहले इसको क्या करना है कि हमने इसको जो भी ट्रांजेक्शन होगी हमारे पास जनरल में रिकॉर्ड करना है। सेकंड हमने क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है। लेजर में पोस्टिंग करनी है। अच्छा, हमने थर्ड क्या करना है, ट्रायल बैलेंस सर। हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसको अब एडजस्ट क्यों कहते हैं कि अभी हमने इसमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हमने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। और इसके बाद हमने करनी है एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग करनी है। जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की होगी उसकी हमने पोस्टिंग करनी है लेजर में। और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं वर्कशीट। तो वर्कशीट जो है अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको एक पूरी वर्कशीट बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उस वर्कशीट में हर चीज को कंट्रोल करते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमारे पास होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
अभी तक जो हमने यहाँ तक देखी है, वैसे तो ज्यादा होती हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करेंगे तो हम दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बना रहे होंगे फिलहाल। फिलहाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जाके हमने और भी बहुत सारी बनानी है। पहले हम जो है इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन इन बिटवीन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वो ये काम करना है, हमने जो है टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करना है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास क्लोजिंग ऑफ टेम्परेरी अकाउंट्स एंड फिर हम एक और बनाएंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी हो? सर ये लास्ट वाले जो क्लोजिंग टेम्पररी अकाउंट्स हैं ये कौन से हैं? अभी वो हम करने लगे हैं, अभी करते हैं। अभी टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज करना है। जी ठीक है सर। अगर आपको याद हो तो शुरू शुरू में हमने ये कहा था कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग ओनर इक्विटी। तो हमने रेवेन्यू को ओनर इक्विटी में ऐड कर रहे थे। तो हमने कहा था कि एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो हम उससे ओनर इक्विटी को जो है वो डेबिट करके माइनस कर रहे थे। फिर हमने कहा बात यह है कि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग एंड फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल एंड फॉर द सेक ऑफ विजिबिलिटी, हमने जो है कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम टेम्परेरी अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। हर एक्सपेंस का अकाउंट अलग ओपन कर देंगे, लेजर अकाउंट ओपन कर देंगे, और हर रेवेन्यू का लेजर अकाउंट अलग से ओपन कर देंगे, ताकि हमारे पास कंट्रोल हो, ताकि हमारे पास विजिबिलिटी हो, ताकि हमारे पास एनालिसिस के लिए चीज़ें अवेलेबल हों। तो वो करने के लिए हमने टेम्परेरी अकाउंट्स खोले थे। और जो टेम्परेरी अकाउंट्स थे वो दो तरह के अकाउंट्स थे। एक हमारे पास जो है वो रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, और एक हमारे पास है एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अब हमने जब इनकम स्टेटमेंट बना ली तो उसका जो रिजल्ट आया, इफ रेवेन्यू वर मोर देन द एक्सपेंसेस, तो हमने उसके रिजल्ट से अपने जो है उस इक्विटी को इंक्रीज कर दिया। और अगर जो हमारे पास रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो इसको डिक्रीज कर दीजिए बेटा। सर गलती से हुआ था। ओके, तो अब हमारे पास जो है, अब मैं ये एग्जांपल ऊपर वाले तो नहीं लेता, अगर ऊपर वाले एग्जांपल ले लें तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की है। हमारे पास तो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने जो है वो क्लोज करना है। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज मैंने लिखा है, ये भी ऑलवेज जो है वो लास्ट डे ऑफ द पीरियड को रिकॉर्ड करना है। ठीक है,
पहले हम रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करेंगे। रेवेन्यू जितने भी हमारे अकाउंट होंगे उसमें जो है हमारे पास बैलेंस क्या आ रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, कि जो भी रेवेन्यू आया हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया, बिकॉज हमारा था कि उससे ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ fee earned commission revenue, फर्ज करें 10,000 और 25,000। अब अगर हम वो जो बेसिक फार्मूला उसी को जो है ऑप्ट करें जो हमने पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो है कैपिटल को ऐड कर देना चाहिए 35,000। ऐसे ना। सर समझ में नहीं आया। हमने ये कहा था क्योंकि हमने ये टेम्परेरी अकाउंट ओपन किए थे, ठीक है ना। और अगर जी जो है हमने टेम्परेरी अकाउंट ओपन किए थे, और जब हमने रेवेन्यू को हमने इसलिए क्रेडिट करते थे कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी एंड एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो अब हमने अगर रेवेन्यू अकाउंट, हमने कहा टेम्परेरी अकाउंट है, जब हमारा पीरियड खत्म हो गया, इट इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड, जब पीरियड खत्म हो गया तो हमारे पास वो रेवेन्यू भी हमने इसको बंद कर देना, बिकॉज अगर हमसे कोई पूछेगा ना आपका जो है दिसंबर का रेवेन्यू क्या है, तो हमने वो रेवेन्यू अलग हमारा हो गया, जनवरी में हमारा रेवेन्यू दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा जीरो से। ठीक है। ठीक है सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो जो क्लोजिंग अकाउंट्स होते हैं वो Yes. ईयरली क्लोजिंग वो। तो हमने अब जो क्लोज किया, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम करें फी और डेबिट, क्योंकि ये हमारे पास क्रेडिट में आ रहा होगा, जाहिर है हमने जितना पूरे साल में किया, ये क्लोजिंग एंट्री है, तो फी को भी हमने डेबिट कर मतलब दी। फॉर एग्जाम्पल सर उसको जीरो करने के हाँ, लिए। जीरो करने के लिए बेसिकली हमने इसको जीरो करना ठीक है। है। और जीरो करने के लिए क्या होगा, जब डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है। जब डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या जी किया, सर। हमने फी अर्न को डेबिट कर दिया, कमीशन को डेबिट कर दिया और हाजिरा कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। और सेकंड ठीक है हमारे पास सर। टाइप क्लोजिंग एंट्री कौन सी है, वो है एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, उनका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो सर ये अकाउंट्स वहां ही क्लोज हो जाते हैं, इनकी कोई और वो नहीं होती हैं? सप्लाईज क्रेडिट। जी बेटा, अब बोले क्या कर रहे थे आप। सर मैं कह रही हूँ ये यहाँ पे ही क्लोज हो जाते हैं। जी बेटा, लेकिन अभी मैं सर आपको मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, परेशान नहीं होना आपने। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है 16,000 एक्सपेंसेस हैं, तो हमने ये हाजिरा कैपिटल डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया, बिकॉज एवरी एक्सपेंसेस इज डिक्रीजिंग दी ओनर इक्विटी। अब हमारे पास एक्सपेंस के जितने भी बैलेंस होंगे वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने
क्या किया, हमने कहा बात ये है कि अगर मैं यहां पर जो है हाजिर कैपिटल कर दूं, तो जब मैंने रेवेन्यू मैंने क्लोज किए तो 35,000 से मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और जब मैंने एक्सपेंसेस को क्लोज किया तो 60,000 से मैंने इसको डिक्रीज कर दिया। अच्छा, यहां पर अब अकाउंटेंट्स ने एक और तरीका यूज किया। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये पोस्टिंग कर दी, लेकिन अकाउंटेंट कहते हैं ना बार बार देखें, बात ये है कि आप बार बार जो है कैपिटल को मत छेड़ें, इसके लिए आप एक इंटरम अकाउंट और बना लें। ठीक है, उसका नाम रख दिया उन्होंने इनकम समरी अकाउंट। मैं ये सर आप फिर रिपीट करता हूँ, कहते हैं जब यहाँ एंट्री मना करें, इसको आप छोड़ दें, इसको भी जीरो कर दें, छोड़ दें। यहाँ पर हाजिर कैपिटल की बजाय आप यहाँ पे लिखें इनकम समरी अकाउंट, और यहाँ पर भी इनकम समरी अकाउंट लिखें। तो डायरेक्ट हाजरा के अकाउंट में एंट्री करने की बजाय आप इनकम समरी अकाउंट में दोनों एंट्रीज करें और बाद में इसको क्लोज कर दें। इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35,000 में से 6,000 माइनस करें तो बाकी क्या बचता है, 59. 35 माइनस 60,000, Oh, sorry, 29, sir. 29. 29 से हम इसको अगर क्रेडिट कर दें, सॉरी डेबिट कर दें, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा ना। जी सर. 35 बैलेंस बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है हम एक और एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, हम ये कहते हैं कि जनाब इनकम समरी अकाउंट 29,000 से डेबिट, राइट जी, और हाजरा कैपिटल 29। अब हम जो नेट रिजल्ट आया उसकी पोस्टिंग हम यहाँ पे कर देंगे। अब बेटा मैंने इसलिए साइकिल पूरा कंप्लीट कर दिया है ताकि मैं आपको एक दफ़ा ये पूरा क्लोजिंग एंट्री जो है पूरी कर दूं, और अब मुझसे आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको क्या समझ में आया। Closing entries is always for the temporary accounts। ठीक है, तो टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमारे पास दो तरह के टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट्स हैं और एक एक्सपेंस अकाउंट है। उसके लिए हमने एक नया अकाउंट यूज किया ताकि बार बार जो है हम कैपिटल को जो वो डेबिट क्रेडिट ना करें। उसके लिए हमने एक अकाउंट ओपन किया, उसका नाम रखा इनकम समरी अकाउंट रखा, और इनकम समरी अकाउंट को हमने एज अ टेम्परेरी अकाउंट यूज किया। वो भी टेम्परेरी अकाउंट है, तो देखें ना
अगर मैं सर क्या इम्पोर्टेंट है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपके एक्सपेंसेस हैं दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट टू योर मतलब रेवेन्यू अकाउंट्स, क्योंकि आपने उन लोग दोनों के साथ में जो एक्सपेंस हैं आपने आपने ये समरी अकाउंट जो आपका एक्सपेंस आपने रेवेन्यू अकाउंट के साथ इसको वो किया है ना, डेबिट। एक बेटा ये ना ये 29 90,000 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये इनकम समरी अकाउंट भी हमारे पास एक टेम्परेरी अकाउंट है। ये जैसे हमने इसको क्लोज कर, इसका बैलेंस 0 हो गया तो ये भी क्लोज हो गया। अच्छा अब बेटा अब अपना क्वेश्चन रिपीट करो। जी हाजरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सॉरी सर, मेरा एक इंटर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके 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 बेटा, आपका बेटा जो सो है क्वेश्चन सॉरी वो मुझे रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या था आपका? सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो रेवेन्यू अकाउंट के साथ क्रेडिट किया है ना एक्सपेंसेस को, तो इज हाउ आर वी सो श्योर दैट आवर रेवेन्यू अकाउंट्स जो है उसकी दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू आवर एक्सपेंसेस। अच्छा बेटा, एक बात तो ये है कि मैं दोबारा आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा पास जो है रेवेन्यू अकाउंट्स अलग है और एक्सपेंस अकाउंट अलग है। रेवेन्यू को हमने अलग से क्लोज करना है। ये देखें, हमने जब रेवेन्यू क्लोज किया तो हमने कहा था हमारे पास दो तरह का रेवेन्यू है, ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने कहा हमारे पास दो तरह का रेवेन्यू है, एक रेवेन्यू का नाम हमारे पास फी अर्नड है और एक हमारे पास रेवेन्यू का नाम है कमीशन रेवेन्यू है। हमने यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू को डेबिट किया है क्योंकि रेवेन्यू के नॉर्मल जो है बैलेंस हमारे सर पास। ये आपने हाइपोथेटिकली ये आंसर ये वो नाम दिए इनको। बेटे देखें, किसी भी बिजनेस के डिफरेंट तरह की इनकम हो सकती है, ठीक है ना। अभी जो है अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो हमारा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, उसमें हम सेल की बात करेंगे। सेल भी रेवेन्यू होता है। कुछ जो है फी अर्न कर रहे होते हैं, कोई कमीशन अर्न कर रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज का है। तो जितने तरह के भी रेवेन्यू है वो सब के सब हम क्लोज कर देंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में उसने कहा था कि वो जो है अपनी कैंपस कैंपस रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने रिकॉर्ड तो हमने एट द एंड ऑफ द जो है पीरियड क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री जब करनी है तो जितने भी रेवेन्यू हमारे अकाउंट से उनको डेबिट कर देंगे। और इनकम समरी अकाउंट, ये हमने एक और टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया है, हाँ जी, इस इनकम समरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हमने इस इनकम जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट है हम उनको देखेंगे कि उनका बैलेंस क्या है। जितना उनका बैलेंस है उसी के मुताबिक उनको हमने क्लोज करना है। उसका बैलेंस जीरो पे लेके आना है हमने। तो जीरो पे लाएंगे तो उसका बैलेंस जीरो होगा ना। जैसे रेवेन्यू को हमने क्लोज करने के लिए उनको बैलेंस जीरो पे लेके आना था, इस तरह से हमने जो है वो एक्सपेंसिस को जो बैलेंसेस को क्लोज करने के लिए उसका जीरो पे लेके आना है। तो जितने भी एक्सपेंसिस के हमारे पास बैलेंस होता है, डेबिट होता है, हम उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उनको सबको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। क्योंकि आपने ऊपर जो इनकम समरी अकाउंट है वहां पे 35,000 और पर नीचे क्योंकि से आपने 16,000 डाला है, तो आप सिर्फ वो डेबिट करने के लिए कर रहे हैं, क्रेडिट करने के लिए। ये क्लोजिंग एंट्री है। देखिए ये 35 आएगा नहीं, ये 35 क्रेडिट आया तो 35 क्रेडिट आ गया। ये 16,000 डेबिट आया तो डेबिट आ गया। ये इसका जो ठीक है है सर। ये हमने एंट्री की। ठीक है सर, बेसिकली आप ये सब कुछ ये कर रहे हैं कि आपने दोनों अकाउंट्स अलग अलग बनाए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के, और उनको एक दूसरे से मतलब आप उनको जीरो करने के लिए आपने उनका हिसाब। तो ठीक है सर, समझ आ गई है। ठीक है। ठीक है, जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई चीज हो?
नहीं सर, ये समझ आ गई है। श्योर? अच्छा अभी पॉजिटिव जो है ना, सर। मैं जो रेशियोज जो हैं वो अभी मैं डेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे अभी एग्जाम में क्योंकि मैंने रेशियो नहीं दिए हैं, तो वो इसलिए जो है मैं डेफर करता हूँ। हम रेशियो से हैं जस्ट आफ्टर हमारा पेपर कब है हमारा? फ्राइडे सर, इंशाल्लाह। फ्राइडे में। ठीक है। फ्राइडे पर सर, परसों। परसों? जी सर। पहला पेपर है अकाउंटिंग का? सेकंड पेपर सर, कल पहला पेपर है। चले, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमने अकाउंट्स को जो है वो क्लोज कर देना है। जो मैंने आपको एक और जो है एग्जांपल भेजी है, जो आपको मैंने पिक्चर भेजी है, उसको आपने जो है वो देख लेना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको देख के फिर कि इसमें क्या-क्या चीज़ें एंट्रीज़ हैं। तो वो अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं सारा कराता हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिकली जो है, मैंने जो आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, वो ये स्टेप्स में उसमें क्या होगा कि उसने आपको जो है वो बाकायदा एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होता है। उस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद, क्योंकि मैं यहाँ टाइप करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम जो है क्लास में टाइप करके लेके आऊँगा, ताकि हमारे पास वो टाइम सेविंग हो जाए। और इस तरह से हम जो है इसको लेके आगे चलेंगे। मैंने आपको जो शेयर किया है वो किया है 4.8। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन में बेसिकली वो ये कह रहा है कि ट्रैफिक टेम्प्स फाइल टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस फॉर लोकल बिजनेसेस। Some businesses pay in advance for services, others are billed after services have been performed। सर जिस तरह से बेटा हमारे पास होता है, कुछ हम क्रेडिट पे जो है वो सर्विस दे रहे होते हैं, कुछ जो है हम एडवांस में पैसे लेके सर्विसेज देते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर से हमारा रिलेशनशिप कैसा है। इसी तरह से इसका भी यही है कि कुछ एडवांस पेमेंट देता है और कहते हैं जनाब एडवांस पेमेंट्स आर क्रेडिटेड टू एन अकाउंट एंटाइटल्ड अनअर्न्ड फी। इसने जो एक जो एडवांस पेमेंट्स है वो कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है? अनअर्न्ड फी में रिकॉर्ड कर रहा है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर परफॉर्म्ड ऑन द मंथली बेसिस। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ मंथ की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, हमने पूरे ईयर की एंट्री या टिल दैट डेट की एंट्रीज हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है। एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 दिसंबर 2000। इसने दोबारा माइंड भी उससे फिर भी हमें रिमाइंडर भी दे दिया कि आपके पास जो है ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज उसने जो परफॉर्म की है, वो उसने कहा कि बेयर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज have already been made for the first 11 months of 2009 but not for December। हमने जो सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट देखना है, वो हमने देखना है कि दिसंबर में हमारे पास इसका इम्पैक्ट क्या आया है। अच्छा, ये अब उसने देखे हमें जो है कंपनी का नाम लिखा है, नीचे लिखा है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये हमारे पास जो है एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जो उसने हमें दिया है। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, जैसे इसका सेशन खत्म होगा ना, तो बस हम हमारी क्लास भी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? बाकी इंशाल्लाह ताला जी जो है ठीक है सर। वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बेसिक फोकस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, तो इसलिए हम उसको जो है देख रहे हैं। जी ठीक है सर। यहाँ पर बेटा बात ये है कि अब उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें यहाँ पर दिया अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब बेयर इन माइंड कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एडजस्टमेंट्स जो हैं हमने रिकॉर्ड नहीं की होती। ये उसने हमें एक जो है वो पूरा पूरा जो है वो बना के दिया हुआ है, ठीक है ना? और फिर वो कहता है कि अदर डाटा जिसने दिया है, कहता है एक्रूड बट अनरिकॉर्डेड फी अर्न ऑफ दिसंबर 31 2009 अमाउंट्स टू 1500।
अब इस अदर डाटा में उसने हमें एडजस्टिंग एंट्रीज जो सारी बताई है। अब अगर हम एक नज़र जो है जो हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें कि हमारे पास यहाँ पर हमें इसको देखना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि हो सकता है कि कुछ हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज यहीं पर हों जिसको हमने एनालाइज करना है और ये पता चले कोई यहाँ पर अवेलेबल है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसका मतलब है कोई ना कोई इंश्योरेंस हमारी एक्सपायर होगी, इसकी हमें जो है वो एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रीपेड रेंट है, इसका मतलब प्रीपेड रेंट है तो रेंट की भी हमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाईज हमारे पास कुछ ना कुछ कंज्यूम हो गई होगी। इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अकाउंट्स पेबल है तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास अकाउंट पेबल कम हुए हैं या नहीं हुए, और हमें यहाँ से अंदाजा नहीं होगा कि हमें इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। नोट्स पेबल भी सेम है। इंटरेस्ट पेबल है, इसका मतलब इंटरेस्ट पेबल की भी एंट्री हमें जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अनअर्न्ड फी है, अनअर्न्ड फी की जो भी हमें एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। देखिए हमें इस ट्रायल बैलेंस से अंदाजा हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। फिर इनकम टैक्स पेबल है, इसका मतलब ये इनकम टैक्स आगे भी बढ़ गए होंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू है, इसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग है तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है या एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, लेकिन जब हमें वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा उससे फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है या नहीं रिकॉर्ड करनी है। फिर कैपिटल स्टॉक हमारे पास है, ये भी जो है वो बताएगा, हमें यहाँ से अंदाजा नहीं हो सकता। फिर जो है डिविडेंड है तो ये भी हमें यहाँ से अंदाजा नहीं, अदर डाटा में अगर उसने बताया होगा कि हमें डिविडेंड पे किया है तो तब हम इसके रिकॉर्ड करेंगे। फिर फी अर्न है तो फी अर्न में जो ऊपर एडजस्टमेंट आ रही हैं वही आएंगी जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। फिर ट्रैवल एक्सपेंस है, अगर कोई अनपेड ट्रैवल एक्सपेंस होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस अगर हमने वो पहले पे की हुई है, प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट आई जाएगी। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाई जितनी हमने फर्दर और कंज्यूम कर ली होगी उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। जी बेटा। सर पूरा जो आपने हम अभी हमें बताया है जो अकाउंटिंग सर्कल, वो पूरा आएगा एग्जाम में? नहीं बेटा वो पूरा नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है ना। तो फिर सर वो कहाँ तक हम लोगों ने उन लोग मतलब एग्जाम में कहाँ तक आना है? एडजस्टिंग एंट्रीज तक आएगा। एडजस्टिंग एंट्रीज तक, ठीक है सर। एडजस्टिंग एंट्री तक आएगा और पोस्टिंग तक आएगा और ट्रायल बैलेंस आपने जो बनाना है। जी ठीक है सर। जितना हमने आज तक पढ़ लिया उतना तक आएगा। ठीक है, उससे आगे जो चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ी है वो मैंने नहीं सर दी। मतलब क्लोजिंग एंट्रीज भी आएंगी? क्लोजिंग एंट्रीज चलो नहीं आएंगी बेटा, छोड़ो ठीक है सर। लेकिन बेटा क्योंकि हमने अकाउंटिंग साइकिल लेकर आगे चलना है तो ये बहुत जरूरी है, एडजस्टिंग एंट्री के बाद क्लोजिंग एंट्री जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास जो है इंशाल्लाह सर, वर्क ऑन इट। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इस तरह से हमारे पास जो है फिर सैलरीज एक्सपेंस है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस। अभी देखें ये सारे एक्सपेंस यहाँ पर है, हमें इससे काफ़ी अंदाजा हो जाएगा कि हो गया है बल्कि कि कौन कौन से जो है हमें एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब जो अदर डाटा है वो हमें बताएगा कि आपने क्या क्या एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। कहता है जी एक्रूड बट अनरिपोर्टेड फी अर्नड एज ऑफ दिसंबर 31 अमाउंट टू 1500। और देखें कि यहाँ पर हमारे पास अनअर्न्ड जो है अनरिकॉर्डेड फी या अनअर्न्ड फी हमारे पास यहाँ पे आ रही है ना, ये अनअर्न्ड फी हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब अनअर्न्ड फी में से हमने जो है पहली ट्रांजेक्शन में 1000 और 500 जो है उसकी फी हमने अर्न कर ली है तो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अनअर्न्ड फी डेबिट और फी अर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड कहता है जी रिकॉर्ड शोज दैट 2500 the record shows that 2500 of cash receipts originally recorded as unearned fee had been earned as of December 31st। अब अनअर्न्ड फी में से हमने जो है वो 2500 जो है
वो और अर्न कर लिया, उसको भी हम जो है एज इनकम रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा? ये मैं कराऊंगा बाद में आपको, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है ताकि आप उसको देख लें। जी सर। अब फिर जो हमारे पास यहाँ पर एक था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बारे में वो ये कहता है, द कंपनी परचेज अ 6 month इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन September 1st 2009 फॉर 1800। अब आप ये देखें कि 6 month की पॉलिसी है और 1800 है, तो हमने पर मंथ इसकी वैल्यू निकालनी है, और पर मंथ वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि हम ये दिसंबर में बना रहे हैं, तो उस एक मंथ की एडजस्टिंग एंट्री हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। इसको आप 6 पे डिवाइड करें तो 200 जो है वो पर मंथ आता है, तो 200 हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 4th नंबर है, ऑन December 1st द कंपनी पेड इट्स रेंट थ्रू फरवरी। ठीक है, तो अब जो है जो हमारे पास December 1st है, द कंपनी पेड इट्स रेंट थ्रू फरवरी। अब देखें रेंट की, हम देखें यहाँ पर है हमारे पास प्रीपेड रेंट 3000, तो हमने जो है 3000 जो रेंट पे किया है वो हमने पे किया है दिसंबर, जनवरी और फरवरी का। 3 महीने का रेंट हमने पे किया है, तो इसमें से 1 महीने का रेंट जो है जो दिसंबर से रिलेट करता है वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा, ये जो अगला है ना ऑफिस सप्लाईज वाला, ये बड़ा एक ट्रिकी सा होता है। समटाइम जो है एग्जाम में वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो सप्लाईज बच गई हैं वो इतनी है, और समटाइम ये कहते हैं कि जो हमने सप्लाईज इस मंथ में कंज्यूम की वो इतनी है। तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये कहें कि हमारे पास इतनी सप्लाईज बच गई हैं, तो उसका मतलब है कि हमें देखना है पहले बैलेंस क्या है, और उस बैलेंस में से हमने कितना जो है वो कंज्यूम कर लिया है और बाकी कितना बच गया। और अगर वो ये कहे इतना कंज्यूम किया हुआ है, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, तो फिर हम सिर्फ उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कितना कंज्यूम हो गया, उसको हम जो है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट करते हैं, और सप्लाईज जो है वो ऐसे जो हमारे पास होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। जैसे इसने यहाँ पर कहा ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड वाज अमाउंट टू 400, तो हमें देखें कि यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज कितनी शो कर रहा है, ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे 600 शो कर रहा है। अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 400 रह गया, तो उसका मतलब है कि कितना हमने कंज्यूम कर लिया होगा जी, कितना कंज्यूम किया। अगर 600 बैलेंस आ रहा है हर स्टार्ट में, और एंड पे कहता जी हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 400 आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि 200 सर। 200 कंज्यूम कर लेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और